आज हमारा पास पेपर डिस्कशन सेशन है कंपनी लॉ के हवाले से। और मैं आपको बताता चलूं कि हमने सबसे पहले कंपनी लॉ का सिलेबस बड़ी आराम से रिपीट करके, यानी मैं एक दिन पढ़ाता था, अगले दिन आके वो दोबारा शुरू से पढ़ाता था। हमारी क्लास में बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं इस वक्त जिन्होंने हमसे ये पढ़ा है, मुझसे ये कोर्स इस बार पढ़ा है। तो जब तक वो चैप्टर नहीं कंप्लीट होता था, मैं फिर नए सिरे से शुरू से पढ़ाकर उसको कंप्लीट करता था। एक बार पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ और उसके साथ साथ मैंने टेस्ट लिए। फिर उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो दूसरे स्टेप पर हमने क्या किया था कि हमने एक टेस्ट सेशन शुरू किया था जिसमें हमने 10 डेज में पूरे कंपनी लॉ का दोबारा से टेस्ट किया। वो एक बार टेस्टिंग हो गई। फिर तीसरी लेयर में हमने एक मजीद टेस्ट सेशन किया, 4 चैप्टर्स के 3 टेस्ट कंडक्ट किए। अच्छा, इतनी टेस्टिंग के बाद और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब हमारा फोकस ये है कि हम आपको आर्ट सिखाएं कि पेपर को हैंडल कैसे करना है, पेपर को तैयार कैसे करना है और पेपर को हैंडल कैसे करना है। वंस आपने इंडिविजुअली चैप्टर्स को तैयार कर लिया, ओवरऑल पेपर की हैंडलिंग। आज का हमारा टारगेट डायरेक्टली कंटेंट नहीं होगा, बल्कि टारगेट ये होगा कि यार आपको जो चीज़ें याद हैं, जो चीज़ें क्रैम की हुई हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है। सवालों के जवाब में हम जो कहते थे डायरेक्टर, वहां पर मिस्टर जैदी लिखना है। सर, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर डायरेक्टर का नाम उसने दिया हुआ है तो अब आप अपना रट्टा वहां पर वैसे ही ना डायरेक्टर लिखें, अब वहां पर उस बंदे का नाम लिखें। अब वहां पर 30 डेज वैसे ना लिखें, अब 30 दिन बाद की जो एक्चुअल डेट है वो लिखें। सर जी, मेरी बात समझ आ रही है? ये चीजें देखिए, मेरी एक बात याद रखिएगा, यहां पर आप अब जो है वो जो ग्रुप बी है उसमें पहुंच चुके हैं। वो आपसे एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, अच्छे वाली एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं आपको 2-3 चीजें यहां पर बताना चाहता हूं। एप्लीकेशन एबिलिटी जो है ना, वो एनहेंस्ड है बी लॉ के मुकाबले में सी लॉ की। मेरे मुताबिक इन 8 पेपर्स में जो कैफ लेवल पर है, सबसे कम सिलेबस सी लॉ का है। यस और नो? आपके सामने 12 चैप्टर्स हैं और इसमें कितने ही चैप्टर ऐसे हैं जो कि आप कह लें कि यार 15 मिनट आधे घंटे के चैप्टर हैं। क्या चैप्टर नंबर 4 15-20 मिनट का चैप्टर नहीं है? क्या आप जब आते हैं प्रॉफिट्स 9 चैप्टर नंबर 9 पे 15-20 मिनट का चैप्टर नहीं है? क्या आप देखते हैं ज्यादातर चैप्टर मॉर्टगेज है और मतलब मेजर जो चैप्टर्स तगड़े हैं उनमें क्या चैप्टर नंबर 3 एक चैप्टर है जिसको हम कहेंगे वो ज्यादा है। प्रोस्पेक्टस वाला भी छोटा सा है, शेयर कैपिटल वाला तो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। आप जब ये वाला एक डायरेक्टर वाला चैप्टर मुझे हुआ कि यार ये वाला चैप्टर, मीटिंग्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट और क्रूशल है, और इसके अलावा ये वाइंडिंग अप वाला, ये 3 चैप्टर हैं जिस पर आप 4 घंटे 5 घंटे तैयारी पर जान मार सकते हैं। यकीन माने उसके बाद जो चैप्टर को खोलेंगे वो चैप्टर शुरू हो गए नाल ही मुक जाते। सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूं कि आपके कैफ लेवल का सबसे कम सिलेबस इसका है। आपके कैफ लेवल में सबसे ज्यादा आसान इसको तैयार करना है। हाँ, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर ये सब कुछ इतना है तो फिर इसका रिजल्ट 90% आए, 80% आए, इसका रिजल्ट उतना ज्यादा क्यों नहीं है? इसका जवाब है भाई, बच्चों को अपनी नॉलेज को अप्लाई करना नहीं आ रहा, बच्चों को पेपर हैंडल करना नहीं आ रहा, इस वजह से मार पड़ती है। वो चीज आपने देखनी है। और मैं ये बात भी बहुत कंफर्टेबली कह सकता हूं कि भाई अगर किसी बच्चे ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा पूरी सेटेंड में और वो बी ग्रुप के लिए एलिजिबल है तो उसे चुप करके सीलो ऑप्ट करके तैयार करके दे देना चाहिए, कंफर्म पास हो जाएगा अगर वो राइट डायरेक्शन में तैयारी करे। मैं आज का सेशन रखने का असल मकसद
और पर्पज ये है कि आप एक रीजनेबल टाइम पहले अपनी डायरेक्शन को ठीक कर लीजिए, आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाए। जब आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद आप जब उसी बात को पढ़ेंगे, उसी लाइनों को पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा हाँ यार मैंने वहां पर देखा था, इसको अप्लाई ऐसे करते हैं। आप आज ये दो पेपर हमारे पास बेंचमार्क है, इससे पहले तो बीलो सीलो इकट्ठा होता था। इन दो पेपर्स को बड़ी ध्यान से देखेंगे और असेस करेंगे कि हमें पेपर कैसा आने लगा है। यकीन माने एक कवर चढ़ा होता है सवालों के ऊपर, उस कवर को आपने बस देखना है कि ये कवर है तो क्या है। जब अंदर जाएंगे, ए और बी जो है उन दोनों में मिस्टर डी जो है वो डायरेक्टर है, और सारा सिनेरियो घुमा वेब अल्टीमेटली आपने ये बात कहनी, अच्छा ए और बी आपस में एसोसिएट है, बाकी स्टोरी वही सारी रिलेटेड पार्टी वाली स्टोरी चला दी। मेरी बात समझ आ रही? उस सवाल को अनकवर करके, उसको इंटरप्रेट करके फिर वही सारा कुछ लिखना है जो याद किया है। मगर प्रॉब्लम यह है कि आपको बैक एंड का सारा कुछ तो याद है, लेकिन आप क्या इंटरप्रेट ठीक तरीके से कर पाते हैं और आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या ये रिलेटेड पार्टी है, और दूसरे नंबर पे फिर क्या उसको अप्लाई कर पाते हैं कि आप कहें जी अगर दो कंपनीज हैं, अब ये नहीं कहना दो कंपनीज, अब कहना ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। सब मेरी बात पिक हो रही है? ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इंशाल्लाह प्लान करता हूं, अब हमारे दो स्टेप। पहले स्टेप में ओवरऑल पेपर को इंटरप्रेट करना, और दूसरे स्टेप में क्या कहते हैं उसको अप्लाई करना। ये दोनों चीजें हमारा आज का मेन टारगेट है। दो पेपर्स हैं और इसको हम लेके चलते हैं और करते हैं। नहीं सर, बाय द वे ये स्लाइड मैंने सिर्फ इसलिए ये वाली शीट आपके सामने रखी कि यार इतना सोखा और सस्ता पेपर अब आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, ये बात तो कंफर्म है वाकई कि यार बिल्कुल इजी पेपर, बिल्कुल इजी तैयार करने का। हाँ, अब अगर हम इसकी ग्रेड देखें, अच्छा अब चूंकि चैप्टर ही लिमिटेड है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम और मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन, इसके बगैर सवाल नहीं आ सकता। डायरेक्टर्स, इसके बगैर सवाल नहीं आ सकता। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये मीटिंग्स, प्रोसीडिंग्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, इसके बगैर सवाल नहीं आ सकता। अकाउंट्स, डिविडेंड, इसके बगैर सवाल नहीं आ सकता। वाइंडिंग अप, इसके बगैर सवाल नहीं आ सकता। तो भाई सारे एरिया, टोटल चैप्टर थे 12। तो अगर आप ये सोचे कि मेरा एक चैप्टर रह गया है, यकीन करें ये काबिले माफी जुर्म नहीं है मेरे मुताबिक। हर चैप्टर को उल्टे हाथ पे रखें, यानी इतना तैयार हो जाए कि वो उल्टे हाथ पे आपके हो गए, यार ये तो ऐसे ऐसे चलना। पेपर पास करना ही मुश्किल नहीं है। मेरी तो हमेशा से प्रेफरेंस ये रही कि यार मुश्किल चीज को आसान की जाए, और अगर एक चीज आसान है तो ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए कि मैं उसको मजीद आसान कर दूं कि आप उसको इजीली हैंडल कर सकें। और इंशाल्लाह अभी हम इसको, ये सर एक ग्रेड आपके सामने रखने का मकसद है कि भैया 12 चैप्टर है, जो चैप्टर हो ही नहीं सकता वाइंडिंग अप की। जब उसने अलहदा ग्रेड दे दी, एक बच्चा कहता है मैंने सर 11 या 12 11 तैयार किए, सिर्फ वाइंडिंग अप छोड़ा है। मुमकिन ही नहीं है कि उसमें से 15 से 20 मार्क्स की ग्रिड रखी है, उसमें से सवाल ना आए। डिविडेंड और अकाउंट्स, मुमकिन ही नहीं है इसमें से सवाल ना आए। गर्चे डिविडेंड का एक छोटा सा एरिया है, अकाउंट्स का एक छोटा सा एरिया है, उसमें से सवाल नहीं आना है। मीटिंग, मुमकिन ही नहीं है मीटिंग का सवाल ना हो, मुमकिन ही नहीं है डायरेक्टर का सवाल ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और आर्टिकल और मेमोरेंडम एसोसिएशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा एरिया बड़ा छोटा सा एरिया है। और यकीन माने जितना एरिया उसने आपको दिया, उसने मोर और लेस सारा ही पेपर में पूछना होता है। सो अगर किसी पॉइंट पर भी कोई भी एरिया ऐसा लगता है कि आपका तैयार नहीं है, तो उस पर इस पूरी किताब में कोई लाइन भी ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि मैं छोड़ दूं तो खैर है। क्योंकि गिनती के सफ़े हैं, 30-35 सफ़े का पूरा सिलेबस है, तो उसमें से एक लाइन भी आपने छोड़नी नहीं है या उसको इजी नहीं लेना, उसको तैयार करना है। ये जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रेड है, इसमें
सर जी आपके मॉर्गेजेस एंड चार्जेस ये देखेंगे, इसकी ना ये बनी हुई है, और अप्लाइंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन, ये वाला जो एरिया है। और ये देखें इसका लेवल P2 है। P2 लेवल समझते हैं, एक P1 लेवल होता है जो रट्टे वाला सवाल होता है, और एक P2 लेवल होता है, टेस्टिंग लेवल है सर, सॉरी ये T2 लेवल है। T2 लेवल का मतलब होता है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हाँ ये देखो, प्रूविंग रिलेटेड टू इश्यूएंस ऑफ शेयर का उसने T1 लेवल का, इसमें से रट्टे वाला पूछेगा। आप गौर करें तो इस पूरे सिलेबस में ज्यादातर उसने T2 लेवल कहा हुआ है कि इस लेवल का पूछा जा सकता है। अलबत्ता मैं आपको भी पेपर में साबित करूंगा कि 40 नंबर उसने 35 से 40 नंबर का सिंपल पूछा हुआ है रट्टा। जिस बच्चे ने पहले आधे पौने घंटे में वो कर लिया, वो सीलो का पेपर फेल नहीं कर सकता। यही गुर मैंने आज आपको सिखाने के लिए जहमत दी है। और मुझे खुद भी पता है कि ये इस वक्त वो टाइम चल रहा है जिस वक्त बच्चे खुद भी बड़ा पैनिक हुए हुए होते हैं, और एक एक मिनट जो है उनको जाता हुआ दुख रहा होता है, और फिर उस वक्त वो सोचते हैं सर ने उस आप फ्री हुए तो हमें बुला लिया और मैं घंटा जाने में लग जाना है, घंटा आने में लग जाना है, और डर भी लग रहा होता है कि काम की गल ना मिली तो मैं अफसोस ही करता रहूँगा कि टाइम से हो गया। सर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, और वो काम की बात आपको बताने के लिए हम खुद पहले पूरा प्लान करके टाइम डिसाइड करके फिर आपको टाइम दिया। अली भाई एक छोटा सा काम आपने करना है, मैनेजमेंट को बता दें कि ये 2 पेपर जो है ना इसकी कॉपी अगर हमें दे दें। हाँ मैनेजमेंट को कह दें कि ये 10 कॉपीज जो हैं फिल वक्त कह दें। अच्छा जी लो जनाब, ये हमारी ये वाली बात थी। अब हम आए थे अपनी काम की बात की तरफ। सर ये पेपर आपके सामने आएगा और ये पेपर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। कर मैं इसको थोड़ा सा नहीं, असल में मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा वो कर दूं, कम कर दूं साइज। यहाँ पर ये पेपर की थोड़ी थोड़ी फील आ रही है। अच्छा सर ये यानी थोड़ा सा अगर और कम करूं तो हाँ नजर आ रहा है आप लोगों को? आपके कैमरे में देखें क्या ये वर्ड्स विजिबल हैं? ये डन हो गया, ये तो बेहतरीन ही हो गया। बल्कि लो सर ये आपके सामने पेपर आया। अभी आपको हार्ड फॉर्म में भी पेपर मिल जाएगा, जिसका असल मकसद और टारगेट ये है कि आपको एक अटेम्प्ट जो है वो मैंने पूरी डिस्कस करनी है और एक अटेम्प्ट आपके करने के लिए देनी है। फिर मैं कह रहा हूँ इस वक्त हमारा फोकस फुल फोकस ये नहीं है कि हम एक एक एरिया को डिस्कस करें। इस वक्त हमारा फोकस ये है, याद रखिएगा पेपर में बैठे हुए ये नहीं सोचते रहते कि नहीं नहीं मुझे वाइंडिंग अप का सवाल नहीं आ रहा, ये 6 नंबर का सवाल है मैंने यही करना है। नो नहीं आ रहे हो तो लानत भेजो, सोई 54 लेके घर आओ। तो यस और नो, रादर देन के ये नहीं मैंने वाइंडिंग अप पे 10 घंटे पढ़ा तो मैंने वाइंडिंग अप का सवाल सही करना है। भाईजान किसी आसान तरीन टॉपिक में से भी वो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि किसी का अब्बा भी ना कर सके। ठीक है, पॉइंट क्या है, अपने हिस्से के 50 नंबर जेब में डालें और कह रहे हैं ये हमारा टारगेट है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमने बाज़ औक़ात कुछ एरियाज पर बड़ी मेहनत की होती है और हम पेपर में जिद लगा के बैठ जाते हैं कि नहीं मैंने ये वाला सवाल लाजमी ठीक करना है। नहीं, पेपर को तसल्ली से देखें। उस पेपर में से बाज़ औक़ात ऐसे एरिया में से बड़ा आसान सवाल आया था जो आपने पढ़ा ही नहीं होता और वो आपको आता होता है, तो वो करें। और वो एरिया जिसको आपने बड़ा तैयार किया उसमें से सवाल आया तो वो आपको नहीं आता होता, आप उस पर जिद में लग जाते कि मैंने तो ये करना है। नहीं, जिद ना करें, 100 में से 50 लें और अस्सलाम वालेकुम, ये आपका जो है वो मिनिमम टारगेट होना चाहिए। सो एट टाइम्स
वो कहता है एग्जामिनर कमेंट में, स्टूडेंट ट्राई टू राइट व्हाट दे नो, नहीं, स्टूडेंट शुड राइट व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपने जो याद किया है वो नहीं लिखना, जो पूछ रहा है वो लिखना है। पेपर में जो उसने पूछा है वो लिखना है। अपनी तैयारी पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं ना, तो एक चीज सोच के बैठेंगे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, या अल्लाह तेरी मेहरबानी से ही होना जो होना, ठीक है। और उसके बाद आपका अगला एम और टारगेट ये होता है कि आप कोशिश करें, ड्राफ्ट करें पेपर को, और पेपर में रहते हुए पेपर में से मार्क्स लें। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि यार हम बच्चे जो हैं वो उस सवाल से थोड़े जज्बाती हो जाते हैं कि वो कहते हैं जी हमने ये किया था, ये इस पर इतनी मेहनत की हुई, तो ये खास तौर पे अब अगर आपने कैश फ्लो की बड़ी तैयारी कर ली है और वो सवाल पेपर में हैंडल नहीं हो रहा, तो छोड़ें उसको यार। आपने एक सब्जेक्ट, आपने एक टॉपिक हल्का तैयार किया हुआ था, वो आपको आ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो मेरी बात पिक कर रहे हैं, ये चीज अपने ज़हन में रखनी है। ये बहुत सी बातें जनरल भी हैं और बहुत सी स्पेसिफिक भी हैं। मैं आपको सारा बता रहा हूँ। इस पेपर पे तो ये रूल नहीं अप्लाई होना, आपको सारा इंशाल्लाह सारा ही तैयार किया होगा और सारा ही आता होगा। पेपर में जो चीज नहीं आती ऑन द स्पॉट आपने डिसाइड करना है। लो सर, मैं जो आपको अब बात करने लगा हूँ, ये बात बिल्कुल ऑपोजिट है बाकी सारे टीचर्स के, लेकिन मेरा अपना नजरिया है और मैं साबित करूंगा पेपर करते हुए, पेपर के दौरान और पेपर के बाद। पेपर कर अभी अब आपको मैं इसकी दूंगा, डिटेल्स दूंगा, तो मैं साबित करूंगा कि यार जो मैं बात कह रहा हूं वो कैसे ठीक है। सर सारे टीचर्स ये कहते हैं कि आप पेपर में पहले एमसीक्यूज करें, लेकिन मैंने ये कहा है कि भाई आपने पेपर में एमसीक्यू नहीं करना। पहले आपने पेपर को आराम से पूरा देखना है। आपने देखा ये वाला क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज चल रहे हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये आपके पास टोटल पेपर है। सर करना ये है, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, यार पेपर ना उल्टा पढ़ना शुरू करो, यानी पेपर पढ़ना ही पुट्ठा शुरू करो। सर जी अंडर द प्रोविजन, यार ये बहुत छोटा नहीं लिखा हुआ, फिर दोबारा वही आ गया। लो सर, आपने पूरा पेपर एक पहले 15 मिनट में, आपका पहला टारगेट है कि एक ओवरऑल व्यू ले लें पेपर का, एक ओवरऑल व्यू ले लें पेपर का, जिसमें आपने देखा पहले सफे पर एमसीक्यूज हैं, दूसरे सफे पर एमसीक्यूज हैं, तीसरे सफे पर एमसीक्यूज हैं, चौथे सफे से क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10 और 11, ये सारे सवाल हैं। मैं आपको एक टिप बताने लगा हूं आज। हर वो सवाल जो एक सवा लाइन का होता है ये आसान होता है और बिल्कुल सीधा रट्टे वाला होता है। यस और नो? सो मेरे मुताबिक मैं इस सवाल को कैटेगराइज करता हूं एज कैटेगरी नंबर 1, यानी ये वो वाला सवाल है जिसको आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना। सर अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 अभी हम पहले 15 मिनट में हमारे पास हाथ में पेपर आया, हमने पेपर पलटे और पलट के सबसे आखिरी सवाल पहले पढ़ने लग गए, यानी पेपर वसूल किए हुए मुझे भी 1 मिनट हुआ और मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूं। मैं अब आपके साथ आपकी सीट पर बैठ के आपको सिखा रहा हूं कि यार उस मौके पर आपने क्या करना है।
सर जी क्वेश्चन नंबर 11 अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। यार ये तो सीधी सीधी बात नहीं पूछ ली। सर लिस्ट द मैटर विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द बिजनेस रिव्यू सेक्शन डायरेक्टर रिपोर्ट। सीधी सीधी बात। अच्छा जिस तरह मैंने ये सवाल पढ़े मैं कह यस ये तो मुझे आता है, 8 नंबर जे भी आ गए। यस और नो? आगे देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 आइडेंटिफाई व्हेन अ बिजनेस इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। सीधी सीधी बात है। चलो लिस्ट डाउन एनी 3 एक्सेप्शंस। उसकी एक्सेप्शंस हैं। सर जी सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल है, 5 नंबर। सर मैंने आपको जिंदा रखना है, पेपर में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी। यकीन माने आपने सबसे पहला सवाल पढ़ा है, 8 नंबर का सवाल आपको आता है, आपके अंदर से एनर्जी आएगी कि यार ये पकड़ा जा रहा है। अगला सवाल पढ़ा है, 5 नंबर का सवाल आपको आता है, आपके अंदर एनर्जी बढ़ रही है, यार ये मैं पेपर कर लूंगा। आगे चलते हैं। सर ये सवाल पे टिक किया, ये सवाल पे टिक किया, मुझे आ रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, ये सवाल देखा, मैंने कहा यार ये पढ़ के करने वाला है, लेट्स से दिस इज कैटेगरी नंबर 2। ये दोनों कैटेगरी नंबर 1 है जो सिर्फ छापने हैं, कैटेगरी नंबर 1 है जो छापने हैं, कैटेगरी नंबर 2 है जो सोचने हैं और सोच कर करने हैं, कैटेगरी नंबर 3 है जो नहीं आता। अगर मिसाल के तौर पे आपको ये वाला पार्ट आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता, तो फिर ये कैटेगरी नंबर 3 है, मतलब है इसको बाद में देखेंगे। किसी पॉइंट पर भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर का पेपर ना आता हो आप फेल नहीं हो सकते। 75 में से 50 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। 75 में से भी अगर आपके 15-20 नंबर का गलत हो आप तब भी पास होंगे। सर मैं तजर्बे से बता रहा हूँ ये बातें आपको। ये पेपर अभी आप देखते जाएंगे और आप समझते जाएंगे कि भाई ये वाकई गेम इसी तरह ही है और यही सिखाने के लिए आपको बुलाया है। सर इसके बाद अगला मैंने ये वाला सवाल कैटेगरी बी देखा, ये वाला सवाल भी मैंने कैटेगरी 2, कैटेगरी 2। यहाँ पर आ जाए, under the burden of company identity responsibility to लो सर, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट एज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 8 नंबर का सीधा सीधा। लो सर यस हो गया। 8 से 5 13 से 8 21। अपनी बकेट में नंबर डालते जाओ आप। अच्छा ये 21 तो पक्के आते हैं, बाकी भी आते हैं वो भी नहीं देख रहा मैं, नरम नरम आसान आसान मजे मजे के सवाल जो हैं वो अपनी पॉकेट में डालता जा रहा हूँ। सर पहले 15 मिनट की स्टोरी चल रही है, ये वाली जो फील है। अच्छा ये भी जनाब ये बात तो समझ आ गई कि ये है वाइंडिंग अप की गेम। Having a share capital है, your corporate consultant as Zubair Salim a member wants to petition court for winding up, ये भी winding up है। और उसके बाद to prescribe winding up to the petition। winding up का सवाल है, मैंने नहीं इसको पढ़ा, ये कैटेगरी नंबर 2 है। सीधे सीधे जो सवाल है मैं तो वो करता जा रहा हूँ। अच्छा उसके बाद मेरे साथ ऊपर आ जाइए, ये सवाल लंबा चौड़ा है, इसको बाद में देखेंगे, कैटेगरी नंबर 2 है। लेकिन उसके बाद इधर आ जाइए, ये ऊपर है अंडर द प्रोविजन। अब ये वाले जो सवाल होते हैं ना, एक एक दो दो लाइनों वाले, ये भी सीधे सीधे सवाल होते हैं। इसमें भी जो बड़े से ये देखें, ये बड़ा सा सिनेरियो है और उसने ये 3 सवाल इससे कनेक्टेड पूछे हैं, ये सीधे सीधे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज दैट डिस्कस द मेंबर्स ऑफ मैनर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट। सीधी सीधी बात है, वो सर डाटा बैंक है उसमें से। लो सर, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन, जो चाहता है इस पैनल में आना और डाटा बैंक में आना, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, whose name has been included, और briefly discuss the responsibilities of a listed company जो इंडिपेंडेंट है। यार ये तो सीधा सीधा सवाल वो उसने पूरा ही पूछ लिया पार्ट्स की सूरत में।
सर 21 पहले थे, 22, 23, 24, 25, 28 और 2 30 हो गए सर। सर ये पांचवा सवाल मेरे मुताबिक कैटेगरी 1 वाला सवाल है, पुराना पेपर नहीं है कोई बहुत कि आप कहेंगे सर 5 साल पहले ऐसा पेपर आता था अब नहीं आता। सर पिछली से पिछली अटेम्प्ट आपकी बेंचमार्क अटेम्प्ट है। मैं इसको बेंचमार्क इसलिए कहता हूँ कि पिछली अटेम्प्ट से उतना नहीं जितना उससे पिछली अटेम्प्ट होती है वो ज्यादा रेलिवेंट होती है। सर क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी हमने कर लिया, और ये सीधा सीधा मुझे तो ये भी कैटेगरी 1 में लगा। शायद को बच्चा पढ़ के इसे कैटेगरी 2 में डाल दे, मसला नहीं है, लेकिन मुझे छोटे छोटे जो पार्ट्स, अब ये है ना सवाल ये पढ़ना है, लेकिन ये छोटे छोटे साथ साथ नंबर दिए हुए थे तो मुझे था कि ये मैं अभी गो थ्रू कर लूं। अच्छा जी ये कैटेगरी 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कैटेगरी 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कैटेगरी 2 है, इसको पढ़ के करना। और उसके बाद एमसीक्यूज है, मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा, ये सारे मैंने हर सवाल पे कैटेगरी लिख दी। और कैटेगरी 1 के कितने सवाल हैं? 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स के कैटेगरी 1 के सवाल हैं। और मैंने एमसीक्यूज अब पढ़ने शुरू करने हैं, अगर मेरे पास रीडिंग टाइम है तो। अगर मेरे पास रीडिंग टाइम नहीं है, मेरे पास पेपर आ चुका है, तो सर मैं एमसीक्यूज पढ़ भी नहीं रहा। मैं अब क्या करूंगा, मैं अब सर वापस जाऊंगा, कैटेगरी 1 वाले सवाल हल करने लग जाऊंगा। ये वाला सवाल लिखा 8 नंबर अंदर आ गए, ये वाला सवाल लिखा 5 नंबर आ गए, ये वाला सवाल लिखा 8 नंबर फिर आ गए, ये वाला सवाल लिखा, ये सारे सवाल लिख दिए। जब अभी मेरे पास पेपर आ गया, अभी मैंने तो रीड कर रहा था तसल्ली से एक एक सवाल, और जनाब मुझे पेपर दे दिया, मैंने अब टेंशन नहीं लेनी, मैंने अब कैटेगरी 1 वाले सारे सवाल लिख दिए। अब उसके बाद आ जाने मैंने कैटेगरी 2 पर। कैटेगरी 2 क्या है? वो वाले सवाल जो थोड़े समझ के पढ़ने थे, और मैंने कहा चलो भी जो सीधे सीधे सवाल हैं वो तो करूं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 फिदा रहमान। ये मैं फिर कह रहा हूं, मैंने तो पहले ये वाला सवाल पढ़ा भी नहीं था, मैंने तो वो समझ लें जो बिल्कुल सीधे सीधे थे वो 30 नंबर के उठाए हैं। अभी हम ये पढ़ेंगे कैटेगरी 2 वाले सवाल, तो आप हैरान होंगे सर ये तो इससे भी ज्यादा आसान है। लेकिन जैसे जैसे मैं 1 लाइनर वाले सवाल पकड़ता जाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा सर। और मैंने ये वो वाले सवाल नहीं है जो मुझे नहीं आते या मैंने छोड़े हैं, ये वो वाले सवाल हैं जो मैंने भी पढ़े ही नहीं है, मैंने तो सीधे सीधे सवाल पढ़े हैं। और मुझे पता है आपने अगर 30 में से 25 नंबर इसमें से ले लिए जो सीधे सीधे सवाल है, मैं चैलेंज करता हूं आप फेल नहीं हो सकते अगर आपने एवरी तैयारी की हुई है तो। क्योंकि अभी आपने रीडिंग टाइम में सवाल आइडेंटिफाई किया, और ये 30 नंबर आप मैक्सिमम आधे घंटे में पेपर में छाप देंगे। और यस और नो सीधे सीधे है ना, अगर आपका रट्टा है और सीधी सीधी चीज लिखी और आपने सिर्फ उसको परफॉर्म करना है, दैट विल टेक नो मोर देन 30 मिनट्स, लेट्स से 40 मिनट्स। सर आपको पता है 40 मिनट में आप 25 मार्क्स हासिल कर चुके हैं, 40 मिनट में आधे पास हो गए, और अभी आधे से ज्यादा पेपर पढ़ा भी नहीं है, और एमसीक्यू का पता भी नहीं है कौन कौन से आसान है मुश्किल है। ये जो कैटेगरी 2 वाले सवाल हैं ये पता भी नहीं है आसान है मुश्किल है। और यार मेरी बात पिक कर रहे हो, मैं आपको उस स्टेट पर लेके जा रहा हूं जहां पर आपने पेपर में बैठे ये सोच रहे हो ना, सर आपको 30 नंबर का आपने पेपर छापा हो ना, और आपने घड़ी देखी हो तो आपको लगेगा यार अभी तो सिर्फ 40 मिनट हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरा इतना हो गया। आपका कॉन्फिडेंस कहां चला जाएगा ऊपर, आपको पता होगा यार ये पेपर निकाल लूंगा मैं, मसला नहीं है। अब आप इजी होकर सवाल पढ़ेंगे, जितना आप रिलैक्स होंगे, जितना नर्व्स पे कंट्रोल होगा, जितने कॉन्फिडेंट होंगे, उतना सवाल को डिटेल में आराम से सही समझेंगे। मुसीबत ये होती है जितना हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, जितने हम नर्वस होते हैं, उतना सवाल को पिक करने में प्रॉब्लम होती है।
तो हमारा असल एम ये है, ये सारा एक्सरसाइज कराने का असल मकसद पता क्या है कि यार अगर कोई पंगे वाला सवाल है ना तो पढ़ो भी ना, अगर कोई पंगे वाला सवाल है तो पढ़ो भी ना। सर एक नंबर ਦਾ एमसीक्यू पंगे वाला ਤੁਸੀਂ पढ़ ਲਵੋ ना तो ਤੁਹਾਡਾ सारा मूड खराब हो जाता है, यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा। ठीक है, वो वाली पहले से ले आते, चलो आ जाती है, ले आओ ले आओ। और सर जी मेरी बात पिक हो गई है, हुआ क्या अल्टीमेटली मैं आपसे ये चाहता हूं या मैं आपसे तवक्को ये कर रहा हूं कि पेपर में बैठे आप किसी तौर पर भी कंफ्यूज ना हो, कोई ऐसा सवाल ना पकड़ ले जो हो जिसकी औकात 4 नंबर हो लेकिन वो आपको डिस्टर्ब 50 नंबर का कर दे। मैं तो चाहता हूं आप हलवे हलवे वाले सवाल पहले पकड़े, दबादब करी जाए। और यार आपने 30 नंबर का पेपर हल किया हो जिसमें से पता हो आपके 25 आने, 5 नंबर का सवाल उस वक्त आपको ना आता हो, आप कभी भी इतने परेशान नहीं होंगे। हम कोई बात नहीं यार बाकियों में से ले लूंगा। और अगर सबसे पहले ही 5 नंबर का सवाल करें वो ना आता हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सर कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। ये पेपर बैठकर आपने पहले ही देखते नरम नरम सवाल निकाल के कर लेने, आपके पेपर में इतने सवाल बिछ जाएंगे ना आप फेल नहीं होंगे। वही हमारा टारगेट आपको आज के सेशन में समझाना है। आपने जब ये सब कर लिया, अब अगला स्टेप क्या है? अब अगला स्टेप है आप कैटेगरी 2 वाले सवालों पे आ गए। और ये सवाल मुश्किल नहीं है, ये तो पढ़े ही नहीं आपने। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Fida Rahman has been the executive director of Golden Industries Limited, a listed company, on 9th November 2021 on behalf of GIL's management. Fida Rahman entered into a 2-year contract with Carroll Private Limited for the supply of a raw material on 15-day credit. 7 March, Fida Rahman father acquired 12%। 12%। छोटा लिखा है, नजर नहीं आ रहा, मैं सर मजीद कर देता हूँ, ये लीजिए, बल्कि ये ले। सर मैं ये वाला सवाल पढ़ रहा था। और सर जी फिदा रहमान के फादर के पास 12% शेयर्स हैं सीपीएल के, और फिदा रहमान कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सर ये क्या हो गया? इंटरेस्टेड पर्सन हो गया। सर इंटरेस्टेड पर्सन हो गया। बस इसमें ये वाली बात जिसने निकाल ली, ये वाली रैपिंग जिसने खोल ली, तो सर वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कुछ स्वीट्स गोलियां ऐसी होती हैं, फ्लेवर मुख्तलिफ, रैपर मुख्तलिफ होते हैं, अंदर से सबका जायका एक ही होता है। सर यकीन माने इसका रैपर मुख्तलिफ है, अंदरों रट्टा ही निकला है। सिंपल। आपने देखा यार ये तो इंटरेस्टेड पर्सन है, क्योंकि फिदा रहमान के फादर के पास जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 12% शेयर्स हैं, ये एक्वायर कर ली है, 6 नंबर है। क्या लिखेंगे? सर आप बताएंगे, उन्हें डिस्क्लोज करेंगे। सर कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? 2 साल का। सर आपको पता है जनरल डिस्क्लोजर 1 साल बाद, 1 साल के लिए होता है, साल बाद एक्सपायर होता है, वो खत्म होने से 1 महीना पहले दोबारा देना होता है। और यस और नो? सर वो डिस्क्लोजर देना है। ये सर क्वेश्चन नंबर 9 मुश्किल था? नहीं मुश्किल था, बिल्कुल आसान था। मगर मैंने आपको कहा ये कैटेगरी 2 का सवाल है। ये जो सीधे सीधे सवाल है ना, ये कैटेगरी 1 है, जिसको पढ़ते साथ ही आप कहते हैं ये आप 1 सेकंड में जो सवाल पढ़ लें और 5 मिनट में जिस सवाल को उतार लें, वो कैटेगरी 1 का सवाल है। आपको फौरी पता चल जाता है देख के, यार ये तो मैं छाप दूंगा। सर समझ आ रही है? लो सर आपने ये सवाल किया, ये सवाल आपका हल हो गया। आगे आ जाए। मेरे पास आ तो गया है इसके क्वेश्चन पेपर्स, मगर ये जो हैं वो ऑटम के हैं, उनको मैं कह देता है पहले स्प्रिंग के कर दें तो आसानी हो जाती है जरा।
अच्छा, एक चीज और एप्लीकेशन वाले एरिया में इंपॉर्टेंट होती है, इसको ऑन करना होगा यहाँ से। यार जेन में एक बात आ रही, वो उतर ना जाए। एक चीज और मैंने बड़ी नोट की है, और वो ये है कि हम जब सवालों को अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो जब किसी पर्टिकुलर एरिया की बात आ रही होती है, तो हमें उस एरिया से रिलेटेड बातें दाएं बाएं भी जहां लिखी होती हैं उसको प्लेस करना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे आपको लग भी रहा है ना कि यार ये बात तो फलान एरिया में लिखी हुई थी, आपको लगता है ना रेलिवेंट है, लिख दो। ऐसे बारे जो पंजाबी कहते हैं कि लिख के पछताओ, रोक के ना पछताओ। हो सकता है कि आपने लिखा और आपको कि यार इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, कोई गल नहीं, लिख के पछता लो। ये जो आप सोचते ना मैं नहीं लिखता, इसकी जरूरत नहीं है। सर अगर आपको कोई चीज आती हो ना, यकीन करें 6 लाइनें भी हो तो 1 मिनट में लिख लेते हैं। अगर आपको आती हो तो, ना आती हो तो 1 लाइन भी नहीं आप लिख सकते। तो अगर आपके जेहन में वो पॉइंट है, कोशिश करें कि उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो जहां जहां आपने पढ़ी हैं उस सवाल में अप्लाई हो रही हैं, उसको लिख डालें। हो सकता है आप एक आध इजाफी लिख दें, सर बड़ा टाइम होगा आपके पास, इस पेपर में टाइम होता है, तो आप इजाफी चीज लिख दें, इसमें दिक्कत नहीं है जी। ये वाला ही है, ऊपर वाला। यस यस, बस ठीक है, डन हो गया। जज़ाकल्लाह। यानी हमने एक बात ये भी डिसाइड कर ली कि यार अच्छा 4 बातें तो जेहन में आ रही हैं, और अगर एक बात उस जगह पर पैरे में नहीं लिखी हुई थी लेकिन रेलेवेंट है और दूसरी जगह पर लिखी हुई थी, तो उसको भी 5वां बुलेट डाल के प्लेस कर दो। लिखा एक्स्ट्रा ज्यादा लिखा बेहतर है, ना कि ये कि आप अपने पेन को रोको के नहीं लिखना। और यकीन मानो जितनी देर में आपने ये सोचना है ना कि मैं लिखूं या ना लिखूं, उतनी देर में आप चाहें तो लिख ही दें, तो सर लिखना बेहतर है। और अगर आप श्योर हैं कि ये जो आपको पता है बात ये ठीक है। लो सर, क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेड लिमिटेड is listed on the Pakistan Stock Exchange. The audit of RL's financial statement for the year ended 30 नवंबर 2021 is in process and will be concluded on 28 March 2022. The management has informed that the financial statement for the quarter ended 28 February 2022 will be prepared 2 weeks after the conclusion of year ends audit. 2 वीक के बाद। यानी वो कहता है मैनेजमेंट ने कहा कि के बाद बनेगी। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज ऑल स्टैट्यूटरी कंप्लायंस टू बी मेड बाय आरएल in respect of aforesaid financial statement including transmission or dispatch requirement। 9 नंबर का सवाल मुझसे पूछे तो उसने आपको सारा एरिया ही कह दिया कि लिखो। लिखें सर, लिस्टेड कंपनी है, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल जो ईयर एंडेड है 30 नवंबर। सर आप मुझे बताते हैं कि अगर 30 नवंबर किसी इदारे की ईयर एंड हो तो इसका ऑडिट रिपोर्ट कब तक प्रेजेंट हो जानी चाहिए और कब तक ऑडिट फाइनल? सर 120 दिन है। देखिएगा जरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, डेज कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने डेज बनेंगे सर? 120 दिन देखने, 120 दिन देखने हैं। चूंकि जनवरी के दिन देखेंगे तो सर जनवरी के कितने दिन होंगे? 31। फरवरी के, हाँ पहले तो दिसंबर के कर लेना। दिसंबर के भी 31 है, जनवरी के भी 31 है, फरवरी के 28 है और मार्च के, सर ये दोनों इधर ले आए तो ये यहां पर 30 बन के ये 120 होते हैं पूरे। यानी
आपने अब यहां पर 120 दिन की बजाय अप्लाई करने का मतलब क्या होता है सर? दो ही चीजें सिखानी है ना आपको, पेपर हैंडलिंग और एप्लीकेशन स्किल। अप्लाई करने का मतलब है सिंपल 120 दिन लिखने की बजाय अगर ये लिखें तो ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ छाप नहीं रहे, आप सिनेरियो का हल दे रहे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आई कैब आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है? आई कैब आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये सिलेबस आपको आता है और ये बंदा आपसे सवाल पूछने आया है तो आप उसको उसका जवाब दें। कोई आपसे सवाल पूछने आए और आप उसे सवाल का जवाब ना दें, बस जो रट्टा लगा हुआ है बस वो बताते हैं 120 दिन के अंदर होता है, ये होता है, इसने साइन करने, इसने ऑथराइज करना है, इसने नहीं यार, ऐसा जवाब दो, उसको इसका जवाब दे। इसका जवाब कौन दे सकता है और कैसे बेहतर दे सकता है? सर जी, इसका जवाब अप्लाई करने वाला बेहतर दे सकता है। तो आप उसको जुबानी वही प्रोविजन याद करने की बजाय, जो याद की भी वो छापने की बजाय, उसको अगर आप डेट मेंशन करेंगे, उसको कहेंगे द कंपनी की बजाय रेड लिमिटेड का नाम लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। और आई कैप आपको कहता है कि मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, तुम इसका सोल्यूशन दो, और आप कहते हैं नहीं किताब में तो यही 7 लाइनें लिखी हुई थी। ओ भाई, वो आपसे किताब की 7 लाइनों का नहीं पूछ रहा, वो आपसे इस सवाल का जवाब पूछ रहा है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ रहा है, वो दें। अपने नॉलेज को इस्तेमाल करें। आप नॉलेज को रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। ये वो पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट लैग कर रहा होता है। गर्चे अगर आप उसको एज इट इज भी लिख देते तो 9 में से 7 एक आपको मिल जाते, लेकिन राइटली अप्लाई ना करने की वजह से आप क्यों 2 नंबर लूज करें? सर जी, मेरी बात समझ आ रही है? ये चीज सिखाना हमारा आज का टारगेट है। सर, आपने कहना है कि भैया 30 मार्च तक इसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है एजीएम में। अब हुआ मसला क्या है कि भाई 28 मार्च को तो ऑडिट कंप्लीट हो रहा है, तो अब ये नहीं प्रेजेंट कर पाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लेंगे, उसका क्या तरीका है वो सारा बताएंगे। और फिर उसके बाद एक्सटेंशन के बाद तीसरे स्टेप में जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल होगी 21 दिन का, अच्छा एजीएम की भी एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। सर, एजीएम के वाले से भी एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वाले से भी। वंस जो अकाउंट्स फाइनलाइज होंगे तो नोटिस दिया जाएगा। ये 21 दिन का नोटिस होता है, पता है ना एजीएम से पहले। तो भैया 21 दिन के नोटिस पे सारे शेयर होल्डर को या जिनको नोटिस, जो जिनके पास राइट है कि उन्हें नोटिस रिसीव हो, उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवाई जाएंगी। यही ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कमिश्नर को, कमीशन को, एससीसीपी, स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रार को भी भिजवानी है। ठीक हो गया? और वो वाली प्रोविजंस जो है, वो जो भी रिलेटेड प्रोविजन है वो आपने ड्राफ्ट करनी। वो जो हमने बताया, वो जो हमने वो किया हुआ था, वो सारा ही लिखना था। हाँ, बस इतनी सी नजाकत चाहिए कि आप अप्लाई करें। यकीन करें, कैटेगरी 1 वाला सवाल है, यस और नो। मैंने नहीं कहा आपको, मैं तो आपके साथ बैठ के आपकी शीट पे वो वाली बात कर रहा हूं जो आपने फील करनी है पेपर में। यार इतना लंबा सवाल है, पता नहीं बिचो केड़ा सप निकल आएगा। चलो कोई गल नहीं, ऐसे सीधा सीधा है ना, ऐसे करो यार। सर समझ आ रही है? कैटेगरी ए वाला सवाल है। फिर उसके बाद उसने कहा जी यहां पर 9 मार्क्स का सवाल है, आप उससे जो क्वार्टरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसके बारे में भी लिखें। ये क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए? 30 दिन के अंदर अंदर। और ये आपने इसको वेबसाइट पर अपलोड करना होता है, सारे लोगों को नहीं भिजवाना, लेकिन वेबसाइट पर डालना। तो सॉफ्ट कॉपी आपने कमीशन एससीसीपी को और रजिस्ट्रार को और स्टॉक एक्सचेंज को भी भिजवानी है। तो भाई ये वाली बातें आपने
एनुअल की भी लिखनी थी और क्वार्टर की भी लिखनी थी। 9 मार्क्स का सवाल था मेरे मुताबिक। अप्लाई ना अप्लाई करके इसमें से 8 नंबर लेना मुश्किल नहीं था। हाँ, अगर कोई बच्चा अप्लाई नहीं करता और सीधे ही छाप देता है तो भी 6 नंबर जरूर आ जाने थे। मगर हम कोशिश कर रहे हैं आपको एप्लीकेशन एबिलिटी सिखाएं और आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकें। सर दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो आपने पहले ही खा पी लिया सवाल। ये तो 8 नंबर का सीधा सीधा सवाल था। पिछले सवाल भी जो मैं करवाता है कैटेगरी 2 वाले, वो कोई औखे सवाल नहीं निकले। सर हर एक सवाल आपके कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट दे रहा है। अब तक कोई भी सवाल मुश्किल नहीं था। और आप पता कितने मार्क्स के सवाल कर चुके हैं? 30 नंबर के तो पहले हो गए थे सीधे सीधे। 9 नंबर 39, 45। अभी एमसीक्यू को हाथ भी नहीं लगाया और 45 मार्क्स के किए और वो सारे आपको आते हैं और सारे सीधे सीधे हैं। ये सिखाना चाह रहा हूं। एमसीक्यू आपको 15 में से 5 ना आते होंगे और आपने पहले एमसीक्यू शुरू किया, आपको बुखार हो जाएगा और वो 5 नंबर का ना आपको फेल करवा देगा। हमने एमसीक्यू को देखना ही नहीं है। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम में कुछ टाइम बच गया है, फारग बैठे हैं, तो सीधे सीधे एमसीक्यू जिसमें सीधी सीधी ऑप्शन है 1-2 लाइन का, बस वो देखिए। ट्रिकी एमसीक्यू ना देखें यार। जानबूझ के कोशिश करो कि मैं अपना कॉन्फिडेंस तले नहीं जान देना। उਦੋਂ तक मैं ये वाले सीधे सीधे सवाल करके मजबूत नहीं हो जाऊंगा कि यार ये पेपर निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सर समझ आ रही है? आप चलते जा रहे, मैं तो आपके साथ पूरा पेपर हल कर रहा हूं, आप मेरे साथ चल रहे साथ साथ। यस और नो? लो सर, ये सवाल मैंने देखा, उसके बाद आ गया ये वाला सवाल। PL Limited is a public unlisted company having paid up share capital of 9 million. PL's management has not yet been able to prepare its financial statement for the 2 consecutive साल हैं 20 और 21। आपके कंसल्टेंट, यू आर अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, और आपको अप्रोच किया गया जैनब सलीम और औरंगजेब मिर्जा की तरफ से। जैनब सलीम मेंबर है PL की और वांट टू फाइल अ पिटीशन इन द कोर्ट फॉर इट्स वाइंडिंग अप। आप उससे कहें क्या वो एलिजिबल है? कॉन्ट्रीब्यूटरी, शाबाश। सिर्फ जिस बच्चे के ज़हन में कॉन्ट्रीब्यूटरी का लफ्ज आ गया वो 3 में से 3 अंदर कर लेगा सर, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूटरी का लफ्ज। सर जी ये देखिएगा, औरंगजेब मिर्जा हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर टू प्रेजेंट द वाइंडिंग अप पिटीशन ऑफ PL टू द कोर्ट, एडवाइज औरंगजेब मिर्जा रिगार्डिंग द कंडीशन व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड, एंटाइटलिंग हिम टू प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द अफेयर्स ऑफ PL। जी भाई, ये सर बिल्कुल सिंपल कॉपी पेस्ट है। ठीक हो गया सर? मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि यार जो सवाल कैटेगरी 2 वाले खोल रहे हैं उसके अंदर से भी सवाल तो सीधे सीधे ही निकलते आ रहे हैं। लेकिन आपने जैसे जैसे वो वाले सवाल सीधी सीधी लाइन वाले पढ़े, वो आपका कॉन्फिडेंस इतना स्काई हाई हो यार। इस वक्त बैठे भी नहीं आपको लगने लग गया यार ऐसे पेपर आराम ना पास हो जाएगा। यस और नो? पेपर में बैठे भी यही फील होगी। वो उस आप जैसे जैसे वो 30 से 30, तो आपने 30 पर तो पहली बॉल टिप की है आपने, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे और सवाल आहिस्ता आहिस्ता, और फिर दरमियान में 45, 45, 50 नंबर का पेपर करने के बाद को 5, 7, 10 नंबर का पेपर औखा आ भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी। उसकी टेंशन यही सिखा रहा हूं आपको। सर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Violet Limited, a public unlisted company, received a certificate of incorporation on 1 अगस्त 2021. VL's management submitted duly verified declaration along with the necessary documents to the registrar relating to commencement of business that were accepted and registered by the registrar on 1 अक्टूबर 2021. VL started its business operation with effect from 15 अक्टूबर 2021. However, it was revealed in the very first month of the commercial production that the main product is not meeting the specified standards. After being expert and making modification in the production process, VL resumes its production activity on 25 नवंबर 2021.
वीएल ने क्लोज कर दिया फाइनेंशियल ईयर 30 सितंबर को। अच्छा, under the provision of the Companies Act, advise VL director with regard to the period within which VL is required to hold its statutory meeting. Statutory meeting कब तक करनी है? Within 180 days of commencement या 9 month of incorporation. यही बात है ना सर, यही वाली बात आपने यहां पर लिखनी थी। अब यहां पर इनकॉर्पोरेशन की डेट भी उसने दी हुई है। यस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके पास है, और दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट भी है। उस हिसाब से आप ये कम करें। द कंटेंट दैट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द स्टैट्यूटरी लॉ, कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 है, क्या क्या इसके अंदर लिखना है? 5 नंबर का मुफ्ता। कैन वीएल avoid holding of a statutory meeting due to any reason including production issues as faced by VL? सर, क्या होल्ड करना अवॉइड कर सकता है? यस, अगर एजीएम, भाई इसमें ये वाली बात लिखनी थी, 2 नंबर ये था। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? लो सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं सर। ए पार्ट कर लिया था, पार्ट बी जी प्लीज दे दीजिए। बस इनको पकड़ा देंगे, ये आगे पास कर देंगे, आप इन्हें दे दें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, लिस्ट डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर ये हमने डिस्कस किया है, हो गया ना क्वेश्चन नंबर 5। सर, ब्लश पाकिस्तान लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी managed by Ivory Private Limited. BPL has been using a specialized raw material for production of a main product. In order to meet its future raw material requirements, BPL is considering to grant an interest-free loan for a period of 2 years to its sole supplier Jade Packaging Limited for the expansion of its मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। जेपीएल को भी मैनेज कौन करता है? आईपीएल करता है। सर इशारा मिल गया आपको? सर ये एसोसिएट है, वो उसे इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, पूरा रूल आपको पढ़ाया हुआ है। अगर एसोसिएट इंटरेस्ट, सर यकीन करें कैटेगरी 1 है, सिर्फ इंटरप्रेट करना है, वो पैकिंग खोलनी है, अंदरों गोली ही निकलनी है मीठी। ये ऐसा ही है या नहीं? सिर्फ इंटरप्रेट करना है। फिर मैं आपको ये इसलिए कहता हूं कि भाई पहले सीधे सीधे देखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद जब आप ये वाले सवाल देखेंगे ना, आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस आपका ऊपर जा चुका होगा। जब बंदे कॉन्फिडेंस नीचे होता है तो वो सवालों में कंफ्यूज होता है, जब बंदे का कॉन्फिडेंस ऊपर होता है तो वो सवाल इजीली पिक करता है और उसकी जो दिमाग है ना वो सही काम कर रहा होता है। वही आपको सिखाना है, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। और सर हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, पेपर खत्म होने जा रहा है सर। मेरे मुताबिक एक रिलेटिवली प्रिपेयर्ड बच्चा इस वक्त तक पास हो चुका हुआ है ये सवाल करने पर। अभी तो सर हाथ भी नहीं लगाया। अभी जब मैं आपको पहले सफ़े के एमसीक्यू कराऊंगा ना तो आप भी कहेंगे सर ये अगर पहला सफ़ा कर लेते तो हमने तो सोचना था कि शायद पेपर भी नहीं पास होना। और वो 3 एमसीक्यू पहले सफ़े में सिर्फ 3 नंबर के हैं, और 3 ही जो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ जाएंगे यार? 3 में से ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही आएंगे ना भाई, ये गेम है। और एक एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, उस पर आपको इतना सोचना पड़े, उससे बेहतर नहीं 5 नंबर का रट्टे वाला सवाल छाप के साइड पे करो। ये रीज़न है जिस वजह से मैंने कहा एमसीक्यू नहीं करना है। पहले आपने आराम से बैठ के ये वाले सवाल उतार लेने हैं। जिसने ये सवाल उतार लिए
उसको एमसीक्यू कुछ नहीं, उसका कुछ एमसीक्यू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लो सर, क्वेश्चन नंबर 4। Brown Enterprise Limited was formed as a construction company with an issued and paid up share capital of 500 million, ordinary share capital of rupees 10 each. Orchard Limited, Tea Limited, which is one of the subsidiary of OL, and Move Private Limited have subscribed 125 million, 130 million और 245 million ordinary shares of PEL respectively. The board of directors of BL has decided to construct state-of-the-art 5-story shopping mall in a posh locality of Islamabad. BL's management found a lucrative piece of land in the said locality, which is owned by Zakir, who is also non-executive director of BL and OL. After negotiation, BL and Zakir principally agreed that on completion of the shopping mall, 5th floor of the shopping mall will be given to Zakir in exchange of the price of said land. Under the provision, discuss the condition that must be complied. Yes, ये असल में कैटेगरी 2 वाला सवाल है जिसको आपने सोचना और इंटरप्रेट करना है। मेरे मुताबिक ये पहला सवाल है जिसमें वाकई आपने दिमाग लगाना है, वरना सिंपल सवाल थे, कंपनी की जगह कंपनी का नाम लिखते, दिना की जगह डेट लिखते और टपाई जाते, सवाल निकाली जाते। ये पहला सवाल मैं समझता हूँ एक अच्छा सवाल है जिसमें उसने आपको बड़ी डिटेल से डाटा भी दिया है और वो आपको कह ये रहा है कंडीशंस जो कि कंप्लाई होनी चाहिए। सर सवाल क्या है, मैं एक बार आपके साथ दोबारा पढ़ता हूँ, इस पर दोबारा ट्राई करें, अगर लाइट आ रही है अब दोबारा। लो सर, ब्राउन एंटरप्राइज लिमिटेड वाज formed as a construction company which was an issued and paid up share capital of 500 million ordinary shares of rupees 10 each. Orchard Limited, Tea Limited जो कि सब्सिडरी है किसकी, ऑर्चर्ड लिमिटेड की, और मूव लिमिटेड, ये 3 कंपनियां हैं सर। सर जी इधर आइएगा, एक है ऑर्चर्ड लिमिटेड, एक टी लिमिटेड और एक है मूव लिमिटेड। अच्छा जी, ऑर्चर्ड लिमिटेड, टी लिमिटेड किसकी सब्सिडरी है, ऑर्चर्ड की। इसको ऐसे लिख दूं कि जनाब ये ऑर्चर्ड लिमिटेड भी है और ये टी। सर ऑर्चर्ड लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं, 125 मिलियन के, और टी लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं, 130 मिलियन के, और मूव लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं, 245 मिलियन के। सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है कितना, 500 मिलियन का। सर 500 मिलियन का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, तो ऑर्चर्ड लिमिटेड के पास कितने हुए, कितने परसेंट शेयर हुए, 125 डिवाइड बाय 500 कीजिएगा सर, 25%, और सर 130 डिवाइड बाय 20, और सर ओएल के पास खुद के पास 25 है और थ्रू टीएल 26 है। सर ये कितने हो गए, 51%। एक बात तो आपको समझ आ गई कि ओएल होल्डिंग कंपनी है किसकी, बीएल की। अब जब आपको ये बात समझ आ गई है कि यार ये तो गेम इस तरह हो गई है कि ये बन गई है ओएल होल्डिंग कंपनी और बीएल क्या बन गई है, सब्सिडरी कंपनी। अब बोर्ड ऑफ बीएल ने डिसाइड किया कि वो 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे और बीएल की मैनेजमेंट ने बड़ी ल्यूक्रेटिव प्राइस ऑफर कर दी है जाकिर को, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बीएल का और ओएल का। सर जी जाकिर साहब जो हैं इसका भी डायरेक्टर है और इसका भी डायरेक्टर है।
ये तो वैसे ही कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से एसोसिएट हो गई और सब्सिडरी भी आ गई। अच्छा, आफ्टर नेगोशिएशन बीएल और जाकिर ने एग्री किया है कि उस जमीन के बदले 5वें फ्लोर पर शॉपिंग मॉल जाकिर को दे दिया जाएगा। सर ये जो एसोसिएट भी बन गया है और सब्सिडरी भी बन गया है, क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं? सर जाकिर की जो ट्रांजैक्शन है किसी ऐसी बीएल के साथ, ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मुझे बताएं, क्या जाकिर जो प्लॉट दे रहा है उसके बदले पैसे ले रहा है? नॉन कैश है। सर बस यहां तक लाना आपके दिमाग का काम था, इसके बाद बाकी सारा काम अब रट्टे ने करना। सर आपने ये पढ़ा हुआ है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर रिलेटेड पार्टी के पास हो तो उसमें कौन सी क्या अप्लाई होगा? नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर रिलेटेड पार्टी के साथ हो तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? सर यस, वो सारी अब यहां पर कॉपी पेस्टिंग शुरू हो गई। आपने ये जो इंटरप्रेट करना था ना, फिर वही बात है, रैपर खोला अंदरों फिर दोबारा वही सब कुछ है। सर वही क्रैमिंग है, मगर आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। एक आपको पेपर की सेंस देना, ओवरऑल पेपर हैंडलिंग, दूसरा एप्लीकेशन एबिलिटी। ये असल में एप्लीकेशन एबिलिटी है जो हम आपको सिखाना चाहते हैं कि भाई कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपने सिर्फ इसको क्या करना है, अप्लाई करना आना चाहिए। सिर्फ यहां तक जब आप पहुंच गए और फिर उसके बाद आपने कह दिया कि ये रिलेटेड पार्टी के दरमियान ट्रांजैक्शन है, और दूसरे नंबर पे ये कह दिया कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो सर इसके बाद आपकी किताब में एज इट इज लिखा हुआ है, उसको अप्लाई करें। आप कंपनी की जगह पर और पर्सन की जगह पर जाकिर और बीएल का नाम लिखें और बस बात खत्म। जनाब प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए होगी, वो सारी बातें हम आपको, वो तो क्रैमिंग वाली वो तो हम आपसे कर चुके। और यार क्वेश्चन नंबर 3 समझाए, ये मेरे मुताबिक एक रिलेटिवली ऐसा सवाल था जिसमें सिर्फ रट्टा नहीं चलना था, एक बार आपने इसको अप्लाई करना था। फिर भी मैं कहूंगा वो अप्लाई करने के बाद वो वाला रैपर खुलने के बाद अंदर से फिर दोबारा वही क्रैमिंग ही लिखनी थी, मगर उसको अप्लाई करना था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। Crimson Limited was incorporated in 1 July 2018 as a public unlisted company with a authorized and paid up capital. Authorized और paid up capital उसने बताया वह क्लास A है, क्लास B है। The board of director in their latest meeting has planned to alter CL share capital. किस तरह? Cancel the authorized share capital of class B by 350. 350 से वो कैंसिल कर दें, कंसोलिडेट कर दें 2 शेयर्स ऑफ क्लास ए इंटू 1 शेयर, और तीसरा सब डिवाइड कर देंगे 1 शेयर ऑफ क्लास बी इंटू 2 शेयर्स इन इक्वल। फिर सर जी इसको करते हैं, एक तरफ है क्लास ए, एक तरफ है क्लास बी। क्लास बी, पहले ऑथराइज कैपिटल की बात कर लेते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल इस वक्त कितना है? 1200। सर 1200 मिलियन में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये तो रुपीज इन मिलियन है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1200 मिलियन।
और फेस वैल्यू क्या है 15 और टोटल कितना बना देखना यार 18,000 ये वैल्यू आ गई। अच्छा जनाब क्लास ए, और अगर मैं क्लास बी की बात करूं सर जी नंबर ऑफ शेयर्स 800 और फेस वैल्यू 40 और यहां पर क्या आ जाएगा वैल्यू कितना हो गया 32,000। अब उसने कहा है 3 काम करने। सबसे पहला काम क्लास बी के 350 मिलियन शेयर्स खत्म करने हैं। 350 मिलियन शेयर्स खत्म करने हैं। अच्छा आपको पता है आप कैंसिल कहां तक कर सकते हैं? शाबाश, ऑथराइज शेयर कैपिटल है, पेड अप कैपिटल तक कैंसिलेशन हो सकती है। आपका पेड अप कैपिटल कितना था? इसका मतलब है 350 तक आप कर सकते हैं। अगर वो कहता ना 450 कैंसिल करने, आप कहते सॉरी 450 कैंसिल, लो जनाब 350 हो सकते हैं, इसको लेस कर देंगे तो पीछे कितना आ गया 450। पहला काम तो ये कर दिया। दूसरा कंसोलिडेट 2 शेयर्स ऑफ क्लास ए इनटू 1 शेयर। कंसोलिडेट कर दिया, पहला स्टेप ये, इसके साथ मैं लिख देता हूं कैंसिलेशन। दूसरा आ गया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेट का मतलब है 2 को 1 करना है। सर इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो ये हो जाएगा 600। अच्छा जी ये मैंने कर दिया कंसोलिडेट। और तीसरे नंबर पे क्या करना है सर? सब डिवाइड करना है 1 शेयर ऑफ इनटू। अच्छा इसको ये सब डिवाइड करके आपने क्या करना है क्लास बी के शेयर्स को सब डिवाइड करना है। इसका मतलब समझते हैं 450 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, यस कितना आ गया 900। अच्छा अब देखिएगा जब तक तो आपने कैंसिल करना होता है तो कैंसिल कर दिया। अब जब आपने कंसोलिडेट करना होता है तो इधर डिवाइड बाय 2 करते हैं और इसकी वैल्यू को क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो ये आ जाता है 30। आपका शेयर कैपिटल हमेशा सेम रहता है। यहां पर जब आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो फिर 40 को डिवाइड बाय 2 करके करेंगे 20, ठीक हो गया। तो यहां पर भी सेम रहेगा। जी बताइएगा कितना बन गया यहां पर? जी सॉरी सब डिवाइड, सारों की फेस वैल्यू सेम है। सब डिवाइड 1 शेयर ऑफ क्लास बी इनटू 2 शेयर्स ऑफ। आप क्लास बी की जो है वो उसको सब डिवाइड करके उस एक पर लेके जा रहे हैं और उसने दूसरे नंबर पे ये कहा है कि वैल्यू सेम रखें, वैल्यू सेम रखें। तो भाई वो आपने वैल्यू कैसे सेम रखी है? आपने वैल्यू ऐसे सेम रखी है कि सब शेयर्स की कीमत जो है वो 20 रुपए कर दी। तो भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा, सर इसको जरा कीजिएगा कैलकुलेट। यहां पर 18,000 आया था पहले और दूसरे नंबर पे यहां पर तो मसला ही नहीं था, ये तो वैसे ही
एज इट इज इस तरह आ गया था 600 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहां पर भी क्या आ गया था 18,000 आ गया। ये तो मैंने ऑथराइज कैपिटल की बात की। अब मैं बात कर लेता हूं पेड अप कैपिटल की। ऑथराइज कैपिटल की बात यहां पर क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब मैं बात करने लगा हूं पेड अप कैपिटल की। अगर मैं पेड अप कैपिटल की बात करूं तो वो था पहले 600 और 15, और यहां पर कितना था 9,000, और दूसरे केस में 440, और यहां पर कितना था 16,000। सबसे पहले कैंसिलेशन का प्रोसेस करेंगे। कैंसिलेशन करने से क्या कोई इफेक्ट पेड अप पे आया? नो, कोई इफेक्ट नहीं आया। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन का काम करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, जिस तरह पहले किया 600 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और 15 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो सर ये 9,000 का 9,000 ही रहेगा। और फिर सब डिवाइड की बात अगर करूं तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और 40 को डिवाइडेड बाय, जी बताइएगा ये कितना ही रहेगा? ये 16,000 ही रहेगा। सर ये आपका क्लास ए और क्लास बी के क्वेश्चन में ये वाला एक मेन चीज थी, मैंने सोचा मैं आपको ये वाला सवाल करवा दूं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द लेटेस्ट अटेम्प्ट, पिछली अटेम्प्ट, सॉरी। सर जी क्लियर होगी बात? मेरे ख्याल टेस्ट में आप लोगों को दिया हुआ था ये। अच्छा चलो, सर मुझे लगता है मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा अभी तक का जितना पेपर था ये सारा हलवा था सर। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की मजे की बात है, 2 जो है वो 10 मार्क्स का था, इम्पैक्ट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द पेड अप कैपिटल। अच्छा सर, अभी भी इसमें प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट प्लान, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उसके हवाले से उसने बात की है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। सर 4 नंबर का सवाल है, ये स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट प्रोसीजर है, आपने ये भी कैटेगरी 1 है सर। ठीक हो गया सर? अच्छा, अब यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो मैं सिर्फ आपको एक फील देना चाह रहा था कि यार अभी तक मैंने ये नहीं कराया एमसीक्यू, 85 नंबर का करा दिया। आप देखें पहले ही सफ़े पर सिर्फ 3 एमसीक्यू हैं, और फिर उसके बाद आगे चलें ये फिर मज़ीद एमसीक्यूज। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज भी इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस एमसीक्यू को समझना और इंटरप्रेट करने पर जो टाइम आपने इन्वेस्ट करना है उससे बहुत कम टाइम में आप 5 नंबर हासिल कर चुके होंगे, तो पहले वो करें ना यार। अब मेरी बात सुनो, मेरे ज़हन में ये बात आ रही कि मैं दूसरा पेपर पूरा डिस्कस कर दूं और ये एमसीक्यूज आपके पास आईकेप के सोल्यूशन मौजूद है, उससे आप क्या कहते हैं उसको ट्रेस कर लीजिएगा, हैं? सिर्फ आपको मैं जो चीज चाह रहा हूं ना, आपके पास एक मौका आना है अभी, उसमें हमने फुल फ्लेज प्रैक्टिस करानी है। ये अटेम्प्ट, ये जो पिछली अटेम्प्ट गुजरी है, ये आपको मैं कॉपी करा के इसलिए रखा हुआ है और ये भी आपको देना है कि भाई मैं आपको कम से कम ये जो आज सिखाया है, अभी सिखाया है, इसको अप्लाई करके बताओ। लो सर, 15 एमसीक्यूज है,
और एक नतीजा जो आपके साथ इस पेपर से फुल फ्लेज निकालना चाह रहा हूं वो नोट कीजिए। स्टेप नंबर 1, पेपर को पढ़ूंगा, पेपर पढ़ने के बाद जो सीधे सीधे सिंगल लाइन वाले सवाल हैं वो कैटेगरी 1 होंगे फॉर श्योर। वो करने के बाद मैं जो जो वो वाले सवाल सिनेरियो बेस्ड होंगे, मैं वो पढ़ते पढ़ते उनको कैटेगरी 2 लिख दूंगा। और अगर कोई सवाल मुझे बिल्कुल ना आता हुआ सिनेरियो में से, या अब ये 1 और 2 कर ली है, आप जब सिनेरियो के अंदर घुसे तो आपको वो सवाल नहीं आ रहा था, या आपने जब वो सवाल इनिशियल रीडिंग में पहले 15 मिनट में पढ़ा और आपने समझ लिया कि यार ये तो मुझे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा, आपने उस पर 3 लिख देना, वो कैटेगरी 3 है। सबसे पहले आपने कैटेगरी 1 करना है, फिर कैटेगरी 2 करना है जो आपको आता है, फिर एमसीक्यूज करने हैं। यार एक चीज जो नहीं आती वो पहले करोगे, या एक चीज जो पहले नहीं पढ़ी वो पहले करोगे? तो भैया इसका मतलब यह है कि जो चीज आपने इनिशियल रीडिंग में आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये मुझे नहीं आता, या सीधा सीधा सवाल है लेकिन आपको नहीं आता वो, उसके साथ आपने 3 लिख देना है। और ये 3 आपने पता क्या कब करना है? एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के बाद करना। सो पहले सीधे सीधे रट्टे वाले, दूसरे एप्लीकेशन वाले जो आते हैं, तीसरे नंबर पे एमसीक्यूज, चौथे नंबर पे जो केस स्टडीज जो नहीं आते, या सीधे क्रैमिंग वाले जो आपको नहीं आते वो कराने। एमसीक्यूज में ऑल्दो एमसीक्यू भी जब आप करेंगे तो ज्यादातर एमसीक्यू ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं और आप आराम से कर पाएंगे। 10 एमसीक्यूज, 8 से 10 एमसीक्यूज नॉर्मली बिल्कुल सीधे सीधे और आसान होते हैं। 5 एक एमसीक्यू ट्रिकी हैं, लेकिन आपने एक चीज नोट की, मैंने आपको आखिरी दम तक उस पॉइंट तक नहीं जाने दिया कि आप कहेंगे यार आप पैनिक हो जाइए, कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस एक नंबर का एमसीक्यू भी लूज कर सकता है। उसको हमने इतने लास्ट मोमेंट पर करना है कि अगर ना भी होगा तो ठीक है। एक बच्चा है जिसको इस पेपर में से क्वेश्चन नंबर, अच्छा अगर मैं अब आपको इसकी पेपर की तरतीब दिखाऊं, सोचना, एक बच्चा है जो सबसे पहले यहां से सवाल शुरू करता है हल करना, 1 ये एमसीक्यू करता है और उसे 15 में से 8 से 10 एमसीक्यू आते होते हैं, लेकिन हर एक एमसीक्यू जो उसे नहीं आता उससे उसका कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है। उसके बाद वो फौरी ये वाला सवाल हल करने से लगता है। क्वेश्चन 2 तो यही है ना, उसके बाद वो तीसरा सवाल देखता है। यकीन करें शायद वो ये सवाल देखकर 15 और 10, 25, 25 और 5, ये 30 नंबर करके बच्चे को लगे कि मैं नहीं पास हो सकता और बच्चा कंफ्यूज हो जाए। हालांकि ये वाले 30 नंबर उसको सबसे लास्ट में करने चाहिए थे। जो सवाल आपको हलवा लगता है, जो आता है, जो सिंपल है, टका दे। मैं वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक आम बच्चा कैसे पैनिक करेगा यही समझा रहा हूं। आपने ऐसे पेपर हल ही नहीं करना, आपने पेपर पकड़ना है और आपने पेपर को जो सीधे सीधे सवाल आएंगे, ये सीधा सवाल है, ये सीधा सवाल है, देखने में लग रहा है सीधा है, ये सीधा सवाल है, ये देखिए 8 नंबर का सवाल है बिल्कुल सिंपल, ये सर ये वाले सवाल है कि 2-2 लाइनों वाले, ये करते जाएंगे आप, बूस्ट करते जाएंगे। वो 30 नंबर का पेपर मुश्किल है, 70 का आसान है, लेकिन उसने वो 30 आपके बिल्कुल सामने सबसे पहले रख दिया और आप वो करते हुए ही पैनिक कर जाएंगे और आप कहेंगे पेपर बड़ा मुश्किल है, जबकि पेपर मुश्किल नहीं है। पेपर में 50 नंबर बिल्कुल आसान होते हैं, याद रखना। और जो बच्चा मुनासिब तैयारी करके पास हो जाता है और कुछ बच्चे ज्यादा तैयारी करके फेल हो जाते हैं, उसकी की रीजन ही होती है कि उन दोनों में पेपर हैंडलिंग एबिलिटी का फर्क होता है। और मैं नहीं चाह रहा कि मेरा कोई बच्चा जो है उसको ये बात ना पता हो कि यार पेपर को पूरा कंगाल के पहले उसमें से आसान आसान नंबर निकालने हैं, सारे निकालने के बाद फिर दूसरे सवालों की तरफ जाना है। और ये एक एक नंबर के एमसीक्यू पर शायद ऐसा है मुमकिन है कि आपका एक एमसीक्यू पर 3 मिनट 4 मिनट लग जाए। सर एक एक एमसीक्यू पर 5 मिनट लग जाए।
एक नंबर से, एक से तो एक नंबर ही निकालना ना आपने ज्यादा से ज्यादा। तो वो उसलिए मैंने क्या कहा है उसको, सारा आता है, जो आता है वो सारा करने के बाद एमसीक्यू करने। ठीक हो गया सर? ये बुनियादी तौर पे हमारा आज एमसीक्यूज आपके पास मौजूद है, आपकी प्रैक्टिस है। इसमें मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक जो अभी मैंने आपको सारा सिखाया है इसको परफॉर्म कीजिए। अभी पता चल जाए, मैं चाह रहा हूं कि जो सिखाया है उसको अभी के अभी अप्लाई करें, कि अब इसके बाद आपने मॉक में अटेम्प्ट करना है और उसके बाद आपने आई कैप के पेपर में। तो एक प्रैक्टिस अभी कर लीजिए, और ये पुराना पेपर नहीं है, ये तो इस करंट अटेम्प्ट का, पिछली अटेम्प्ट जो गुजरी उसका पेपर है। जी प्लीज। आपके पास 15 मिनट है सर, आपका टाइम आपसे शुरू हो रहा है 4 से 4:15 तक। आपके पास पेपर सिचुएशन है, आर्टिफिशियली बन गई, फुल फोकस रहे, ना गप लगानी है ना इधर उधर देखना है। ये पिछले अटेम्प्ट का पेपर है, पूरा पेपर सामने करें। 15 मिनट आपके पास है, इसको पॉज कर दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 15 मिनट की ब्रेक के बाद आप लोग, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी चाहिए 15 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके एक बार ये पूरा क्या कहते हैं पेपर देख लें, और उसके बाद हम अब इसको डिस्कस करने लगे हैं। सर ये पेपर आपके सामने आया इस फॉर्मेट में कि पहले सफ़े पर 5 एमसीक्यूज, दूसरे सफ़े पर भी 5, तीसरे सफ़े पर भी 5 एमसीक्यूज, और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये वो वाला पॉइंट है जिस पर हमने कहा अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6। सर 6 को देखते साथ ही मुझे लगा कि शायद ये हमारे काम की बात हो, सीधा सीधा है। 7 भी, चलो 6 से 8 14 हो गए। 8 भी 14। सर आपके ना पेपर में हल्के वाला एरिया, नरम वाला एरिया होता है, आपने सबसे पहले आपकी आंखों को कैच करना चाहिए वो। सर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 10, और फिर क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला जो 6, ये भी मुझे बिल्कुल सीधे सीधे आसान लग रहे हैं। अंडर द प्रोविजन ड्यूटी। जैसे ही मैंने ये पूरा पेपर देखा, मैंने मार्क किया ये वाला एरिया एज कैटेगरी 1। यस और नो? मेरे साथ चलना यार प्लीज। मार्क किया, आज ऊपर ये पार्ट ए भी 3 मार्क्स, कैटेगरी नंबर 1। उसके बाद ऊपर आ जाओ, पता नहीं 10 में क्या है मुझे नहीं पता। 9 तो काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, इसको भी छोड़ेंगे सर। 8, 7 और 5 12, 12, ये 6 और 2 8, 8 और 3 11, ये था 12 का आखिरी सफ़े में 12 नंबर और 11 नंबर 1 है। और सर ये ले 6 नंबर का सीधा और 8 नंबर ये 35 एक मार्क्स आ गया। उसके बाद से ये पता नहीं क्या है, ये नहीं पता चल रहा। 3 अंडर द कंपनी एक्सप्लेन द प्रोविजन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम फ्रेम अप्रूवल। और यार ये तो सीधा सीधा है, तो 4 और 4। सर जी कितना हो गया? 43। चलो ये अभी लेंथी नहीं पड़ा सर। 43 मार्क्स का ऐसा पेपर है जिसको मुझे कच्चा चबा जाना चाहिए। और यस और नो? मैंने अभी बाकी पेपर नहीं देखा, यकीन माने 43 मार्क्स का पेपर देख के मुझे तो अंदर से एक हो गया,
क्या उम्मीद जा गई कि इंशाल्लाह पेपर आराम से पास हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आराम से ये वाले सवाल देख के ट्रेस कर लिए। अब उसके बाद अभी भी आपके पास टाइम है, अगर टाइम है तो आपने कैटेगरी 1 वाले सवाल आइडेंटिफाई कर लिए। और इसमें मैं अब जरा देखता हूं जो दरमियान में जो सवाल मैंने छोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चेरी लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एयर कंडीशनर। 15 अगस्त 2022 को असलम वन ऑफ द डायरेक्टर विद द कंसेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव हैज एंटर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सीएल विद टेमारिंड लिमिटेड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द सप्लाई ऑफ एयर कंडीशन। द स्पाउस ऑफ असलम होल्ड 5%। सर ये रिपीट हुआ है, अभी उसके फादर के पास 12% शेयर थे, भी थोड़ी देर पहले किया है। सर ये बिल्कुल वही है गेम, डायरेक्टर है, डायरेक्टर की स्पाउस के पास शेयर्स हैं। सर ये 5, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है यार, रिलेटेड पार्टी वाला सीन है यहाँ पर, और इंटरेस्टेड पर्सन है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर ये सारा कुछ वो ये भी सीधा सीधा कैटेगरी 2 वाला सवाल था, लेकिन ये हल हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में ये वाला सवाल लेंथी है, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला सवाल देखा है, ये देखा है, ये वाला सवाल है, और मुझे ये थोड़ा रिलेटिवली सीधा सीधा लगता है, इसको देखता हूँ। डेट्स, सर असल में ये मौके के ऊपर एक सवाल जो छोटा है जिसमें मुख्तसर बात है वो उसको पहले करना चाहिए। डेट सिरेमिक लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2021 एज एन अनलिस्टेड कंपनी एंड ऑल द 7 सब्सक्राइबर वर अपॉइंटेड एज डीसीएल डायरेक्टर। 8 सितंबर 2022 को एन अर्जेंट मीटिंग हुई है डीसीएल बोर्ड की, जिसमें उसने फायर अकर को डिस्कस करना है और चीफ एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म किया गया है कि सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड जल गया है, डाटा भी क्या हो गया, बैकअप भी खत्म हो गया है, लॉस्ट हो गया है, और बैकअप भी रिस्टोर नहीं हुआ और सारा डाटा भी लॉस्ट हो गया है। और आईटी टीम कॉन्फिडेंट है कि चलो रिस्टोर तो हो जाएगा अगले वीक में। ऑडिट ऑफ द डीसीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड इज येट टू बी कंप्लीटेड एंड ड्यू टू दिस फायर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इट बिफोर 15 दिसंबर। कॉन्सिक्वेंटली डीसीएल एनुअल जनरल मीटिंग वुड नॉट बी हेल्ड। सर एनुअल जनरल मीटिंग आग लग गई है, लेट हो जाएगी, अभी पहले पास पेपर में पढ़ा सर। यहां पर बस एक चीज डिफरेंट है सर, ये इनकॉर्पोरेट ही 1 जुलाई 2021 में हुआ है, इसने स्टैट्यूटरी मीटिंग की कोई बात ही नहीं की, तो उसकी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर मीटिंग एजीएम पहली बार होनी हो तो 16 माह के अंदर होनी होती है और आम तौर पे 12 माह, ये बात पता है ना सर। ये यहां पर अप्लाई करके 1 जुलाई 2021 से 16 माह का पीरियड काउंट करना था, और फिर उसके बाद वो आना था जुलाई से 30 जून 12 माह बनते हैं, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। सर ये 31 अक्टूबर तक आपको एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि जी डाटा लॉस्ट हो गया है और हम नहीं कर सकेंगे तो आप एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे और आपको 30 दिन की एक्सटेंशन दी जा सकती है। सर जी ये फिर दोबारा वही, अब ये इंटरप्रेट जैसे ही आपने किया, अब आपके लिए ये सिंपल कैटेगरी 1 वाला सवाल बन गया है, वो वाली प्रोविजंस अप्लाई कर देनी थी। दिस वाज 7 मार्क्स का सवाल। फिर उसके बाद सर ये भी डब्बा डुब्बा काफी बना हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो पहले ही कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे ज्यादा सीधा लगता है, वो देखता हूं। अली, सैबरा, उबैद और आमिर सब्सक्राइबर थे नैंस लिमिटेड के, विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1 जनवरी 2020 टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ लेदर जैकेट्स। इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग दे वर इलेक्टेड एट एनएल्स डायरेक्टर। 1 मार्च 2022 को अली और सैबरा ने रोड एक्सीडेंट में दोनों ही फौत हो गए, और इनकी डेथ के बाद आमिर और उबैद जो है वो ओनली मेंबर्स रह गए। अब मेंबर लिस्ट लिमिटेड कंपनी के 2 रह गए, 3 से कम रह गए। उसकी ड्यूटीज क्या होंगी और कॉन्सिक्वेंस क्या होंगी अगर ये अपनी ड्यूटी पूरी ना करें, ये पर्सनली लायबल हो जाएंगे। याद है ना,
जैसे ही ये सर 7 नंबर अंदर आ गए सर। आप गौर कर रहे हैं कि सवाल समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, सारा रट्टा है सर। यकीन करें ये पेपर आसान है, ये पेपर मुश्किल नहीं है। क्रैम करें। और मैंने आपको यहाँ पर ये मौका ही इसलिए दिया है 2 पेपर करा के कि आप इसको करें। इंशाल्लाह एक तगड़ा अच्छा पेपर मॉक के लिए प्लान कर रहे हैं, वो अटेम्प्ट करेंगे, आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप पेपर में जाके पेपर फुल फ्लैश देंगे, इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा। लेकिन इसको इस तरह से अटेम्प्ट लाजमी कर लीजिए। लो सर ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब उसके बाद 3 भी हो गया हुआ है, 4 रह गया है, 5 हो गया हुआ है, 6 7 रह गया है, 8 9th वाला सवाल रह गया मेरा। 9वां है, ये भी डब्बा है, और 4 है ये भी। अब जब मैंने ये सारे कैटेगरी सीधे सीधे सवाल कर लिए, अभी भी मैं इसको प्रेफर करूंगा रादर देन डूइंग एमसीक्यू। आई वुड प्रेफर दिस। क्यों सर? 10 नंबर है यार, एमसीक्यू ये भी 10 है और फिर ये भी 10 है। लो सर अटेम्प्ट करते हैं। Muskmelon Investment Limited's research manager has provided you the breakup of the shareholding of the following companies. Name of the companies है, ये कंपनीज हैं, ये पेड अप कैपिटल है, और ये किस किस के पास कितने कितने शेयर्स हैं, ये सारा बताया हुआ। Under the information above, using the information above, under the provision of Companies Act 2017, prepare a summary to determine the relationship that exists between the following companies. DL and BPL के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, CPL और AL के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये बताना है। 8 नंबर का सवाल है, और एसोसिएट के रिलेशन को क्या करना है, इग्नोर करना है। आ जाओ जरा। डीएल और बीपीएल एक बार आराम से इसको देखना पड़ेगा। सर एप्रिकॉट के जो शेयर्स हैं 10,000, किस किस के पास कितने कितने हैं? सीपीएल के पास 3,000 है, डीएल के पास 3,000 है, और ईएल के पास 3,000 है। बीपीएल की बात करूं तो 20,000 शेयर्स हैं। एएल सर, एएल के पास जो 50% से ज्यादा शेयर हैं, ये बात तो पक्की हो गई कि बीपीएल जो है, बीपीएल सब्सिडरी है किसकी? एएल की। ये बात तो पक्की हो गई, यस और नो? चलो जी, ये मैंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। उसने कहा एसोसिएट के रिलेशन को इग्नोर करें, सब्सिडरी की बात करें। सीपीएल की बात करूं, इसके किसी के पास शेयर नहीं है। डैमसन लिमिटेड डीएल की बात करता हूं, सर 4 लाख शेयर है, और इसके पास मैं ये रिलेशन भी पक्का बता सकता हूं कि डीएल जो है वो सब्सिडरी है किसकी? सीपीएल की। ये बात भी पक्की है। ईएल जो है 50,000 शेयर्स हैं, और डीएल के पास कितने हैं? डीएल के पास, डीएल की सब्सिडरी क्या है? ईएल। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि सीपीएल की सब्सिडरी डीएल है और डीएल की सब्सिडरी ईएल है, यानी सीपीएल की सब्सिडरी ईएल है। यस और नो? ये भी कह सकता हूं। अच्छा चलो, अब वो कहता है, अब मैंने ये पढ़ा और एक रफ नक्शा अपने साथ साथ ही क्वेश्चन पेपर पे बनाता गया। वो कहता है प्रिपेयर अ समरी टू डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन डीएल एंड बीपीएल। वो कहता है डीएल और बीपीएल के दरमियान में क्या रिलेशन है? सर डीएल और बीपीएल के दरमियान में, सर ये देखिएगा,
बीपीएल के डीएल के पास कितने शेयर हैं? डीएल के पास डायरेक्टली कितने शेयर हैं? 3800 डिवाइडेड बाय 20,000 कितने परसेंट? 19%। और बीपीएल के सीपीएल के पास कितने हैं? बीपीएल के ईएल के पास कितने हैं? 4,000। सर जी इनडायरेक्टली सर जी मेरी बात सुनिए, डीएल की सब्सिडी है ना ईएल, अगर ईएल के पास शेयर हैं तो वो भी डीपीएल के ही होंगे ना। लो सर कितने हैं बीपीएल के? 4,000 डिवाइडेड बाय 20,000 जी कितना हो गया? 20%। अब अगली बात देखो, बीएल के एएल में कितने शेयर्स हैं? 10,200। एएल का डीएल के साथ क्या ताल्लुक है ये देखना पड़ेगा। एएल के पास जी प्लीज बताइएगा। यस, एएल के 30% शेयर सीपीएल के पास है और 35% शेयर ईएल के पास है, जो कि सीएल की ही सब्सिडियरी है। सर असल में जो शेयर ईएल के पास है वो तो समझ लेना कि डीएल के पास है। यस और नो? और सीपीएल के पास भी हुए। यस, हमारा रिलेशन असल में डीएल और बीपीएल है ना। नहीं मैं आपको बताता हूं, ठहरिए। एएल को बट डिफाइन करते हैं। एएल जो है सर एक मिनट ठहरिएगा, एएल की बात करता हूं। एएल के 30% शेयर 35% शेयर हैं। एएल के सीपीएल के पास कितने शेयर है? 30%। और डीएल के पास कितने शेयर हैं? 35%। और ईएल के पास कितने हैं? 35। यानी डीएल जमा ईएल, ये दोनों यानी डीएल की सब्सिडी है ना ईएल, इनके पास कितने शेयर हैं? एएल के 70%। यानी असल में डीएल की सब्सिडी है एएल। और इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली ये तो ईएल है और इसका मतलब है इनडायरेक्टली एएल के पास कितने शेयर है? 10,200 डिवाइडेड बाय 20,000। डीएल जमा ईएल ये दोनों मिला के 70% होल्डिंग रखते हैं एएल की। सर ये बताइएगा ये कितना बन गया? 51%। सर ये टोटल कितना हो गया? सर हम ये कह सकते हैं बीपीएल इज द सब्सिडरी ऑफ डीएल। एक डीएल के पास डायरेक्टली कितने शेयर हैं? 19%। एक डीएल के पास इनडायरेक्टली कितने शेयर हैं? एक डीएल की सब्सिडी है ईएल जिसमें 20% है। हमें पहले साबित करना पड़ेगा कि एएल जो है वो भी डीएल की सब्सिडी है। असल में एएल जो है वो भी डीएल की सब्सिडी है और ईएल जो है वो भी डीएल की सब्सिडी है। अब एएल के पास कितने शेयर हैं बीपीएल के? 51%। और ईएल के पास कितने शेयर हैं बीपीएल के? 20%। इन दोनों को जमा करेंगे तो 90 है। वैसे सर आपको बात पिक हो गई है? ये सवाल रिलेटिवली एक ट्रिकी सवाल था पेपर एनवायरनमेंट में, मगर मैं फिर कहूंगा आप जितना अब तक कर चुके हैं ना, पास हो गए हैं आप।
अब इसमें से कोशिश ये करनी है जान मार के अपने आप को सेव करें। सवाल है, ट्रिकी है, आ सकता है किसी भी एरिया से, लेकिन अगर इसी तरह का सवाल दोबारा आया और आपने गलत किया तो फिर आपको मार पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर ये सवाल आप आ गए तो अब इस तरह का सवाल तो हल करने के काबिल होना चाहिए ना। जिनको पहली बार आया वो बेचारे लुढ़क गए थे, लेकिन वो भी पास हुए। क्यों सर जी? वो पहले ही 70 नंबर का कर चुके थे। लो सर, यार ये बात भी की है, आपको ना इंडिविजुअल लेवल पे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा डीएल और बीपीएल का, और फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा डीएल की कौन कौन सी सब्सिडरीज है, और फिर उन सब की होल्डिंग को भी टोटल करना पड़ेगा। यही सेम हमने सीपीएल और एएल के साथ भी करना है। सीपीएल और एएल, पहले तो सीपीएल देख लो ना, सीपीएल के बाद तो कोई, एएल देख लो। एएल के पास सीपीएल के कितने शेयर्स हैं? सॉरी, एएल के पास, एएल के शेयर सीपीएल के पास कितने हैं? 30%। और डीएल के, ये सब्सिडरी है और ये भी सब्सिडरी है, 100% ही हो गया थे। ये देखो भाई, सीपीएल के पास एएल के कितने शेयर हैं? 30%। और सीपीएल के पास डीएल के कितने शेयर हैं? इनडायरेक्टली 35। और ये इसकी सब्सिडी है, ये भी होंगे, ये भी 35। तो कितने हो गए सर? 100% शेयर है। ये भी क्या हो गई सर? सब्सिडी हो गई। और सर समझ आ गई है? वैसे अगर ये ट्रिकी भी था ना तो ये सीधा सीधा था, 4 नंबर इसमें से आ जाने चाहिए थे आपके। और आइडेंटिफाई द कंपनीज कवर्ड इन ए दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होल्डिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऊपर जरा बताएं, क्या डीएल को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी? सर क्या सीपीएल को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी? यस, ये सर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। लो सर, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कौन सा रह गया यार? कीनू लिमिटेड, कैसा बेहतरीन फल उसने इनकॉर्पोरेट किया। कीनू लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9 सितंबर 2017 विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 2 मिलियन डिवाइडेड इनटू 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच। केएल डायरेक्टर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर दी है। कब की है? 10 सितंबर 2022 को 10 बजे, रेजोल्यूशन को प्रूव करने के लिए। शेयर होल्डर कौन कौन से हैं? 20,000 अनस है, बाबर 30,000 है, दिलावर 40,000 है, ईसा 50। सर ये सारे शेयर होल्डर था। इट इज एक्सपेक्टेड दैट अनस, दिलावर एंड ईसा वुड नॉट बी एबल टू अटेंड। 3 बंदे तो निकल गए। हाउएवर 8 सितंबर 2022 को 11 बजे ईसा ने डिपॉजिट कर दिया है प्रॉक्सी केएल कंपनी के सेक्रेटरी को बाबर की फेवर में। ईसा ने बाबर की फेवर में कर दी। क्या ये वैलिड होगी? 48 घंटे पहले करनी थी, ये प्रॉक्सी वैलिड नहीं हुई। शाबाश, एक बात तो आप पिक कर गए। सवाल दे डब्बे नूं देख के डरना नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ठीक है, 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ना आएंगे भाई, 5 आएंगे, 6 आएंगे, इतने आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हर वो सवाल जो मुश्किल लग रहा होता है उसके अंदर भी कुछ आसानी से अर्न करने वाले नंबर होते हैं, उसको अर्न करना चाहिए। अब अगर एक बंदा ये सवाल देख के डर जाए तो 2 मार्क्स की ये वाली बात थी जो आपने बताई, वो भी गए। इस वजह से घबराना नहीं है, सवाल को देख के सीधे सीधे सवाल करके वैसे ही आप शेर हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हर सवाल को जिसको पता हो मैं पास हूं वो तो पंगा लेता है यार, करके दे देखिए। जो कंफ्यूज हो वो बेचारा जो है वो डर डर के आते हुए सवाल भी डर के लिख रहा होता है, गलत ना हो जाए। तो सर दिलेर बन के पेपर करना है, और जो आते हैं सवाल पहले वो टिका देने। अच्छा जी,
अगर आपको सवाल पढ़ के लगे बिल्कुल मुझे कुछ अलिफ बे भी नहीं समझ आई, तो फिर उस सवाल पे वक्त ज़ाया करने से पहले एमसीक्यू कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर सवाल बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ा तो फिर पहले वो सवाल जो नहीं आता उसको नहीं करना, वो पहले करना है जो नहीं पढ़ा। आपने एमसीक्यू नहीं पढ़े हुए वो फिर पहले कीजिए। सब बात समझ में आ रही? लो सर। अच्छा जनाब, आगे अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द अबव एक्सपेक्टेड ऑन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड द रेजोल्यूशन टू बी पास्ड। स्टेट दैट इट शैल ऑपरेट एनी ओनली फॉर 5 ईयर। अगर आर्टिकल ने लिखा हुआ है कि कंपनी सिर्फ 5 साल के लिए चलनी थी, तो आप बताइए कि क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का क्या सीन होगा और रेजोल्यूशन पास होगी या नहीं होगी। सबसे पहली बात है, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में 5 में से बंदे तो सिर्फ 2 रह गए, क्या कोरम पूरा है? सर देखिए होल्डिंग किस किस ने अब नहीं आना, ना अनस ने आना है, ना दिलावर ने आना है, ना ईसा ने आना है। ईसा ने बाबर को कहा था कि तुम मेरे नुमाइंदे बन जाओ, वो भी प्रॉक्सी इनवैलिड होगी, खत्म। पीछे आ कितने बंदे रहे हैं? एक फिजा और एक बाबर। सर 60 और 30 90, 90 डिवाइडेड बाय 200 करें, कितना बन रहा है? 45%। सर जी ये 25%। भैया 2 बंदे जिनकी होल्डिंग 25% से ज्यादा हो, वो अगर आ जाए तो कोरम पूरा होगा। यही पढ़ा हुआ है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, हमने पढ़ा हुआ है मिनिमम 2 लोग हो जिनकी होल्डिंग 25% से ज्यादा। अब यहां पर 2 लोग हैं, बाबर और फिजा, होल्डिंग 45% है, इसका मतलब है कोरम तो पूरा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी तो सही। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगली बात यह है कि वो कहता है जी अगर आर्टिकल, पहली बात है कि जी बताएं एक्सपेक्टेड होगी, आपने कहना होगी। दूसरे नंबर पे आपने ये कह देना कि जो प्रॉक्सी लॉन्च की गई थी ये ठीक नहीं थी, इनवैलिड थी, लेकिन उसके बगैर भी कोरम पूरा है। अब तीसरे नंबर पे आपने बात ये करनी कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि 5 साल के लिए ये इदारा बनेगा और 5 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या होगा? सर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, इसके अंदर रेजोल्यूशन होगी और रेजोल्यूशन से फैसला होगा। अब रेजोल्यूशन में जो फैसला है वो अगर आर्टिकल में पहले ही लिखा होता 5 साल के लिए और 5 साल पूरे हो गए हैं, तो जनाब ये सिंपल मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हो सकती है। अच्छा, अब जरा इसने ये भी बताया हुआ है कि ईसा और बाबर ने वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन कास्ट करना था। ईसा साहब ने तो कहा था ना कि बाबर आ जाएगा और ईसा खुद नहीं आया तो इसके वोट तो हो गए जाया। अब पीछे रह गया बाबर। बाबर रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करेगा, 30,000 शेयर्स है, और फिजा रेजोल्यूशन के हक में वोट करेगी, 60,000 शेयर है। सर जी यहां पर लिख दूं टोटल वोटिंग कितनी है? 90,000 की, उसमें से फिजा के कितने हैं? तो सर वो अब रेजोल्यूशन के हक में कितने हो गए? 66.66%। सर जी इसका मतलब है कि ये रेजोल्यूशन पास होगी कि कंपनी अगर अगेंस्ट द कंपनी के हक में, यानी फिजा ने जो वोट कंपनी रेजोल्यूशन के हक में किया है, वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। अच्छा जनाब, ये एक बात थी, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताई। अगर तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा हुआ, वो साइलेंट है, तो पहली तो बात यह कि मीटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई, कोरम पूरा है, वो ठीक है। दूसरी बात, अब वही वाली बात है, दूसरी बात यह भी लिखनी है कि जी उसने ईसा ने जो वोटिंग की है और जो प्रॉक्सी लॉन्च किया वो इनवैलिड थी, वो भी खत्म। तीसरे नंबर पे अगर आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी, और स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आपके पास 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए। अब फिजा कहेगी हक में वोट देगी वो 60,000 है, और
टोटल कितने हैं सर? टोटल जो लोग आए 260 और 30 90, टोटल कितना हो गया 90,000। ये 67% है। तो सर ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, चूंकि ये 3/4 मेजॉरिटी जो है वो तो 75% पर आ रही है। और सर जी बात समझ में आ रही है? इसके बाद एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज आई कैप के सॉल्यूशन आपके साथ मौजूद होंगे और वो आपने एमसीक्यूज आज की असाइनमेंट समझ लीजिए, एमसीक्यूज आज के आज ही कर लेने हैं, ठीक है। मैंने एमसीक्यू पे जो घंटा लगना था उसकी बजाय आपको पूरा पेपर करा दिया दूसरा। यार सबसे पहली बात तो ये कि जेन्युइनली स्पीकिंग, बिल्कुल ईमानदारी से, क्या आज के दिन आप लोगों ने अपनी तैयारी में टाइम निकाला? क्या जेन्युइनली आपको लगा कोई वैल्यू ऐड हुई है? यस और नो? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का उभारना कि यार आपको लगे कि हाँ हम पेपर हल कर सकते हैं, ये मेरा टारगेट था। और मैंने आपको 2 पेपर अटेम्प्ट करके यही बात सिखाना चाहिए कि भाई गेम आपके हाथ में है, अभी भी तैयारी करें। मैंने अभी जो रिवीजन करनी है उस पर आपको डायरेक्शन मिल गई है कि यार वाकई चीज़ें तो इस तरह आती हैं, मैंने रिवीजन कैसे करनी है। एक तो रिवीजन की डायरेक्शन मिल गई, दूसरा पेपर हल करने की अप्रोच पता चल गई, तीसरा अप्लाई करने का ढंग आ गया, चौथा कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह बूस्ट हो गया आपका कि यार ये गेम तो की जा सकती है, पेपर तो पास किए जा सकते हैं। सर यही हमारा आज का टारगेट था कि आप लोगों को एक बार जो है ना सपोर्ट की जाए और बताया जाए कि क्या है। सो हम लोगों ने जो आपको स्पेशली बुलाया घरों से, मुझे लगता है कि आप लोगों के चेहरों को देख के तो लग रहा है कि यू आर सेटिस्फाइड कि आप अपनी रूटीन से हट के इधर आए। लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है, यकीन करें 3 महीने और भी पढ़ते रहे तो ये बात नहीं पता चलनी थी, इसीलिए ये आपको यहाँ पर बुलाया था। उम्मीद है कि ये सेशन अच्छा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3rd सेशन था मेरा और हमने मुख्तलिफ पेपर्स के लिए अप्रोचेस मुख्तलिफ थी और हर पेपर के लिए एक डिफरेंट अप्रोच आपके साथ डिस्कस किया। और एक बात बताऊं, पूरे पेपर खुद करके मैंने ये बात आप लोगों को, पहले आपकी जगह पर खुद आया हूँ, पूरा पेपर हल किया है, फिर उसके बाद जो मैंने 2 पेपर हल करने के बाद जो मैंने फील किया है वो मैंने आपको बताया। ऐसे नहीं है कि बस आज वो देखी जाएगी। आपका वक्त कीमती और हमें इसका ख्याल है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।